प्रधानमंत्री आने वाले 1.5 साल में 2024 के शुरुआत तक 10 लाख जॉब देने की बात कर रही है केंद्र सरकार की। 15 लाख तो अकेले खेल मंत्रालय में है, वो क्यों नहीं पूरे करते? कई बार तो ये कहने की इच्छा होती है कि क्या भांग खा के लोग डिसीजन लेते हैं क्या भंगड़ियों के बीच में हमारी सरकार पल रही है क्या? राजस्थान में आर्मी से लोग जाते हैं, लेकिन जाएंगे तो 4 साल बाद ये फिर बेरोजगारी का एक बड़ा झुंड मार्केट में आ जाएगा। आज जो आदमी जिसको मालूम है सिर्फ मुझे 4 साल के लिए फौज में रहना है, उसके ऊपर एक टंगती तलवार है कि 4 साल के बाद मैं क्या करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार मैं तोलूंगा फिर केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार ऐसे एक तुगलकी फरमान के साथ आ गई है जिसका नया योजना लेके आई है, जिसे उन्होंने बहुत बड़ी योजना, सब देश के लिए अच्छी योजना, युवाओं के लिए अच्छी योजना, हमारे आर्मी के लिए अच्छी योजना, सैन्य के लिए अच्छी योजना कह के परोसी है। उसका नाम है अग्निपथ। अग्निपथ, अग्निवीर, ये कान सुन सुन के कान पक गए हैं, लेकिन पूरा देश अग्नि के हवाले हो गया है। पूरा यूथ आज का आंदोलित है। इस अग्निपथ के इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं? मैं सैनिक स्कूल सतारा से आता हूँ, मेरा बैकग्राउंड सैनिक स्कूल का है। मेरे कई बैचमेट बड़े बड़े पद पे ऑफिसर्स आर्मी से है, कुछ रिटायर्ड हो गए हैं, कुछ अभी भी सर्विसिंग में है। मेरी लगातार उनसे बात होती रहती है। उन सब ने मुझे, उनमें से कई अधिकारियों ने मुझे ये भी बात बताई कि ये जो अग्निपथ की स्कीम थी, ये बहुत पहले एक बार हमारे यहाँ आई थी डिस्कशन के लिए, और हमने इसको रूल आउट किया था, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भारत की सेना में जो मर मिटने का जज्बा है वो सिर्फ 4 साल के, मतलब 3 महीने के ट्रेनिंग और 4 साल के जॉब पे नहीं हो सकता। कोई भी जवान अपने देश के लिए मरता मिटता है तो उसके पीछे उसे एक आश्वस्तता होती है कि उसके जाने के बाद भी उसका परिवार उसके साथ है। वो जानता है कि मैं 16 साल मेरी ज़िंदगी के आर्मी को दूंगा, मैं रेगिस्तान में रहूँगा तपती धूप में, मैं बर्फ़ में रहूँगा जहाँ हाथ पैर गल जाते हैं, मैं उन जंगलों में रहूँगा जहाँ जानवर भी जाने में डरते हैं। इन तमाम जगह पे मैं जाता हूँ, ऊंचाई से लेकर समुद्र की गहराई तक, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि देश मेरे साथ है, मेरी पेंशन मेरे साथ है, मेरी तनख्वाह मेरे साथ है। ये तमाम चीज़ें उसके एक जहन में होती है। ये नई योजना जो है, इस योजना में बहुत ही हायर एंड फायर जैसी सिस्टम है। आप 4 साल के लिए लोगों को लिए जा रहे हो, 4 साल के बाद उनको आप रिटायर कर दोगे, उनमें से 25% आप एक्सेप्ट करोगे, उनका ही पैसा काट के उन्हें ही एंड में 5,02,000 रुपये जो 4 साल में कटेगा, उसमें सरकार 5,02,000 देगी, कुल मिला के 10,04,000 और ब्याज के साथ 11,75,000 होगा। उनके ऊपर बोला गया है कि आपको बीमा 40 लाख का मिलेगा। आप किसी बैंक में अकाउंट खोलते हैं, डेबिट कार्ड लेते हैं, उस डेबिट कार्ड के साथ भी आपको 10-20 लाख का बीमा मिलता है। बीमा के मायने नहीं है। पेंशन से सरकार क्यों डरती है? पेंशन से क्यों सरकार भाग रही है? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 1 रैंक 1 पेंशन के लिए यूपीए सरकार को कोसते हुए सभी तमाम फौजियों के पीछे खड़ी हुई थी, और फौजियों का साथ लेकर एक आंदोलन खड़ा कर दिया कि 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए। आज जो पार्टी 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लड़ रही थी, आज वो पेंशन से हाथ क्यों धो रही है, ये समझ के परे हैं। एक उनका जो प्लानिंग है कि 2030 तक हमारे आर्मी में 1:1 के अनुपात में, आधे अनुपात में होगा, यानी आधे अग्निवीर होंगे और आधे जो होंगे ये रेगुलर फोर्सेस होंगे। रेगुलर फोर्सेस में क्या है? अग्निवीरों से हर साल अग्निवीर 45,000 अग्निवीर सिलेक्ट होंगे आर्मी नेवी एयरफोर्स में। वो 10वीं 12वीं पास होंगे। उनके बाद उनमें से 25% आर्मी 4 साल बाद रिटेन करेगी। बाकी जो 75% है वो मार्केट में आके काम करेंगे, काम ढूंढेंगे। उन्हें कोई पेंशन नहीं होगी। हाँ, उन्हें अग्निवीर होने का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अब सरकार ये कहती है कि फौज में काम करने का जो गर्व है वही गर्व के साथ रहते हैं। कुछ कहते हैं कि अच्छे जॉब मिलते हैं। कुछ कंपनियों ने कहा, महिंद्रा जी ने कहा कि मैं हमारे यहाँ काम देते हैं। एक ने उनको पूछा अभी तक कितने लोगों को दिया, तो महिंद्रा जी चुप है। जिन लोगों को काम मिलता है, मैं थोड़ा सा आपको दर्शकों को बता दूं, आर्मी में 2 कैटेगरी होती है। एक होता है कमीशन्ड ऑफिसर, एक होता है नॉन कमीशन्ड। अदर रैंक मतलब जो कमीशन्ड ऑफिसर होता है वो पहले 2nd लेफ्टिनेंट से शुरू होता था, अब लेफ्टिनेंट है। मैं आर्मी की बात करूँ तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ऐसे रैंक के अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में इनकी जगह होती है। लेकिन नॉन ऑफिसर जो होता है, जो जवान, नायक, सूबेदार, मेजर, ये जो लोग होते हैं ये अल्टीमेटली सिक्योरिटी गार्ड के रूप में ही कहीं काम करते हुए पाए जाते हैं। दूसरी बात, हमारे आर्मी में टेक्निकल चीज़ें हैं। आर्मी के 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। एक, आर्मी की टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे जानी चाहिए, क्योंकि आने वाला युद्ध सब टेक्नोलॉजी पे खेला जाएगा, और अब आर्मी युवा होनी चाहिए। तो इसमें एक पर्पस तो हो जाता है कि आर्मी 17.5 से लेकर 21 साल तक के लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, तो वो 25 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाते
जाता है तो आपको आर्मी युवा मिलती है, लेकिन टेक्निकली क्या करोगे? टेक्निकली आर्मी कहाँ से लाओगे? क्योंकि जो 10वीं और 12वीं पास है, जो 10वीं पास लड़का 17.5 साल का है उसको आप ले लोगे, और हालत यह है कि 17.5 साल का लड़का जब अग्निवीर बनने के लिए अप्लाई करेगा, उसको माता पिता को उसको परमिशन लेनी होगी, उसमें सिग्नेचर चाहिए कि माता पिता के परमिशन से वो कर रहा है। जो लड़का अपने माता पिता के परमिशन के बगैर अग्निवीर का फॉर्म नहीं भर सकता, वो अग्निवीर क्या बनेगा? उसको वोटिंग राइट भी नहीं है, 18 साल के बाद वोटिंग राइट मिलता है। तो कम इसमें यदि आप चाहते हो कि एक डिसिप्लिन फोर्स हो तो फिर आपको एनसीसी जो है वो पूरे देश में सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कंपलसरी करनी होगी। उसमें भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, डिसिप्लिन आ जाती है। लेकिन इन लोगों का किया क्या जाएगा? जो लोग ज़िंदगी भर आर्मी ज्वाइन करने के तरीके से तैयारी कर रहे थे, उसका क्या? सरकार को मैं तुगलकी फरमान इसलिए कहता हूं कि सरकार ने ये कहा, आर्मी के बड़े अधिकारियों को मैंने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कह रहे थे कि हम कई 1.5 साल से इस पे काम कर रहे थे। तो यदि किसी स्कीम पे 1.5 साल से आप काम कर रहे हैं तो इस स्कीम का पूरी तरह से, योजना का पूरी तरह से आप पूरा स्टडी करके ही आप उसको लॉन्च करते हैं। आपने योजना लॉन्च करने के तुरंत दूसरे दिन ये बता दिया कि जो लोगों को नौकरी कहाँ मिलेगी, तो आपके सारे मुख्यमंत्रियों ने ये कहा कि हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें हम 10% रिजर्वेशन देंगे। अब वो 10% रिजर्वेशन जब देंगे तब लोग कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि रिजर्वेशन देना यूं ही कोई कर नहीं सकता। तो 10% रिजर्वेशन देंगे, ये पहले कभी नहीं सोचा था। फिर बवाल बढ़ा, फिर हुआ कि अब उसमें उम्र में 21 की जगह 23 साल करते हैं, दूसरा अमेंडमेंट आ गया। फिर बवाल बढ़ा, फिर वित्त मंत्री डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री में जो बाकी जो गए सिविल डिफेंस और कोस्ट गार्ड, उसमें हम इनको 10% रिजर्वेशन देंगे। फिर बवाल बढ़ा तो फिर गृह मंत्री कह रहे थे कि नहीं, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो हमारे यहाँ पे CISF वगैरह है, उसमें भी हम 10% इनको रिजर्वेशन देंगे। फिर बवाल बढ़ा तो अब कहते हैं कि एक योजना पे इस पे भी हम बात कर सकते हैं कि हम 50% कर सकते हैं, 25% की जगह ऑब्जर्व जो करने वाले हैं। ये लगातार होने वाले अमेंडमेंट ये बताते हैं कि इस पर कोई स्टडी हुआ ही नहीं। यदि इसको सभी दृष्टिकोण से इसमें स्टडी हुआ होता तो ये काम नहीं करते। आज जो आदमी जिसको मालूम है सिर्फ मुझे 4 साल के लिए फौज में रहना है, उसके ऊपर एक टंगती तलवार है कि 4 साल के बाद मैं क्या करूँगा। 4 साल में ना उसको डिग्री मिलेगी, 4 साल में वो 10वीं पास है तो 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन फिर वो बाहर 25 साल की उम्र में आके फिर बाहर कॉलेज ज्वाइन करेगा, अपनी डिग्री पूरी करेगा और फिर लगातार एक तगमा लेके चलेगा कि मैं अग्निवीर हूँ, मैं अग्निवीर हूँ, और फिर नौकरी मांगेगा। नौकरी टेक्निकल लोगों को मिलती है। अभी कोस्ट गार्ड की बात हुई, कोस्ट गार्ड में इतनी हम 10% देंगे। मैंने कोस्ट गार्ड की 2022 में निकली हुई रिक्रूटमेंट देखी, उसमें कुछ 1300 कुछ की रिक्रूटमेंट है, उसमें 332 जगह ऐसी है जो 320 ऐसी जगह है जो 10वीं और 12वीं पास लोग जा सकते हैं, बाकी सब डिप्लोमा डिग्री मांग रहे हैं। अब वो 332 में 10% आप दोगे तो मात्र 32 लोगों को आप ऑब्जर्व करोगे। ऐसे हर जगह पे रिक्रूटमेंट में एक मजाक होता है, लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होगा। खेल मंत्रालय ने तो इससे भी ज़्यादा मजाक किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ खेल प्रशिक्षक की 15 लाख जगह रिक्त है, हम उनमें उनको क्रैश कोर्स करके एडमिट करवाएंगे। लेकिन ये नहीं बता पाए खेल मंत्री कि ये 15 लाख रिक्त स्थान अभी तक किस लिए रखे हैं, और जो लोग खेल प्रशिक्षण का ट्रेनिंग लेके आए हैं, जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री आने वाले 1.5 साल में 2024 के शुरुआत तक 10 लाख जॉब देने की बात कर रही है केंद्र सरकार की। 15 लाख तो अकेले खेल मंत्रालय में है, वो क्यों नहीं पूरे करते। ये सारी जुबानी खर्चा हो रहा है। सवाल ये है कि आज बच्चों को ये अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे यहाँ कुछ होगा। आर्मी में भी कई अधिकारी हैं जो मानते हैं कि ये घातक कदम है सरकार का, लेकिन सरकार है मानने को तैयार नहीं। देश जल रहा है, पूरा बिहार यूपी 11 राज्य है, बिहार यूपी से लेकर तमाम जगह पे आप बिहार करिए, यूपी करिए, झारखंड करिए, उत्तराखंड करिए, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तमाम, तेलंगाना, आंध्रा, यहाँ तक इस चीज़ की आग लगी हुई है। जम्मू कश्मीर में तक लोग रास्ते पे आ गए हैं। बिहार में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो आर्मी का रिक्रूटमेंट है उसमें 5% अकेले बिहार का जाता है, 2 से 2.5% यूपी का जाता है। कई राज्य है जो 5% का कंट्रीब्यूट करते हैं। हरियाणा में ऐसे ही कंट्रीब्यूशन है। बेरोजगारी का आलम यह है कि देश में जिन बड़े 5 राज्यों में बेरोजगारी है उसमें राजस्थान सबसे ज़्यादा है। राजस्थान में आर्मी से लोग जाते हैं, लेकिन जाएंगे तो 4 साल बाद ये फिर बेरोजगारी का एक बड़ा झुंड मार्केट में आ जाएगा। उसका क्या? सरकार पेंशन से डरती है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि पेंशन का बिल 1.5 लाख करोड़ पेंशन का बिल होता है, इतना ही सैलरी का बिल होता है। कुल 5 लाख कुछ हज़ार करोड़ बजट है डिफेंस का,
उसमें यदि 3 लाख यही निकल जाए, 2 लाख यही निकल जाए, तो फिर हम 2 लाख करोड़ निकल जाए तो फिर 3 लाख करोड़ में बाकी काम क्या होंगे। सरकार अपनी जगह पे सही है। कुछ लोग कहते हैं सरकार डिफेंस पे कितना पैसा खर्चा करेगा। 2018 की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस बताती है कि अपने जीडीपी के 3% खर्चा डिफेंस पे होना चाहिए, लेकिन डिफेंस का बिल जब आता है, जब अपना बजट आता है, तब हम बोलते हैं कि 9% बढ़ोतरी हुई। वो पिछले बजट के हिसाब से बताते हैं, लेकिन जीडीपी के हिसाब से आज हमारे डिफेंस का बजट जो है मात्र 2% जीडीपी का है। 1% बढ़ाने की उम्मीद है। तब उसमें लोग कहते हैं कि कुछ गृह मंत्रालय का भी खर्चा है डिफेंस के लिए होता है, वो भी मैंने गिन लिया, वो सब निकाल के भी वो 0.14% है, 1.14%। तो कुल मिला के डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री कुल मिला के बजट का कितना खर्चा, जीडीपी का कितना परसेंट आता है, तो 2.14, मतलब 2.2% भी नहीं। जबकि अमेरिका 6%, कोरिया कितना करता है, सिंगापुर जैसे और छोटे छोटे देश, इजराइल जैसे देश 3 से 4% जीडीपी का खर्चा करते हैं, उनका जीडीपी भी ज़्यादा है, तो वो तो ज़्यादा पैसा बढ़ता है। तो हमारे यहाँ ये आंकड़ों का खेल समझाने का प्रयास, और बार बार इसका हश्र भी मुझे नोटबंदी जैसा लगता है, किसान कानून जैसा लगता है, जीएसटी जैसा लगता है, और इसके पहले जो लैंड एक्विजिशन बिल आया ऐसा लगता है। बिना सोच समझे लोग, सरकार कई बार तो ये कहने की इच्छा होती है कि क्या भांग खा के लोग डिसीजन लेते हैं, क्या भंगड़ियों के बीच में हमारी सरकार पल रही है क्या? क्योंकि ऐसे डिसीजंस यदि इतने प्लानिंग के साथ यदि लॉन्च किया, आर्मी के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकती, आर्मी के साथ एक्सपीरियंस नहीं हो सकता कि हम देखेंगे ये सक्सेस होता कि नहीं है, फिर इसमें अमेंड करेंगे। ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये हमारे जवान की जान का मामला है। ऐसे ही अनट्रेंड जवान जाते गए और मरते गए, तो हमारे देश का यदि एक भी बच्चा फौज बॉर्डर पे मरता है तो पूरा परिवार ही नहीं, पूरा देश आंसू बहाता है। तो ये बातें सरकार को कब समझ में आएगी, इसलिए हमने केंद्र सरकार को तोला। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा या अगली विषय पे किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा हिंद वॉइस।